ओके, यहां पर लिखा है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स एंड c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। ये तीनों इक्वल है। आपको शो करना है ए बी सी डी किसमें, जीपी में। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो। नोट किया सबने क्वेश्चन? अब तो लोग बात बंद करके ना क्वेश्चन को समझो। समझे कि नहीं? क्वेश्चन क्या है आयुष, क्या प्रूव करना है बता। एबीसीडी किसमें है, जीपी में। अच्छा, ये कितनी टर्म्स है टोटल? 4 टर्म्स है। मान लो A1 A2 A3 A4। अगर ये चारों टर्म्स को जीपी में प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? कौन सी कंडीशन में बोला जाता है कि जो गिवन टर्म्स है वो जीपी है? रेशियो सेम होना चाहिए। तो कौन से रेशियो सेम होने चाहिए? सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड। अगर ये रेशियो सेम है मतलब ये सारी टर्म्स इसमें है जीपी। क्लियर? अब यहां पर कौन कौन सी टर्म है? ए बी सी डी। तो कौन सा रेशियो सेम होना चाहिए? देखो यहाँ पर बी अपॉन ए किसके इक्वल होना चाहिए? सी अपॉन बी के। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? डी अपॉन सी के। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसको प्रूव करने का 2 तरीका है। कई तरीके होंगे, मुझे 2 तरीका पता है। और मुझे जो 2 तरीका पता है जिसमें एक तरीका ऐसा है कि 3-4 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, वही ठीक रहेगा। हाँ, मार्क्स मिलेगा उसमें पूरा। लेकिन वहां पर अप्लाई होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो। याद है कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? जैसे अगर मान लो इसमें मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं तो बताओ क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ में आया ये चीज? अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगता है एक में तो दूसरे में भी तीसरे में भी। लगाओ तीनों में। चलो देख के नहीं देखो, ये तो खुद ही कर सकते हैं ना। हाँ, सिंपलीफाई करो फिर क्या आएगा बताओ। ओके, तो ब्रैकेट्स ओपन हो गए, ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? प्लस से माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। bx प्लस bx क्या बन जाएगा? 2bx। तो न्यूमरेटर बनेगा 2a अपॉन 2bx। चेक करो ये आएगा सबका। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? 2b अपॉन 2cx। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? 2c अपॉन 2bx। ये क्लियर सबको? अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये 2 तो सब में से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? a अपॉन bx इज इक्वल्स टू b अपॉन cx इज इक्वल्स टू c अपॉन dx।
क्या ये क्लियर है सबको? यार है सबको क्लियर है? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास एक एपी है, टू जीपी है, 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ये जीपी है कि नहीं चेक करो। ये जीपी है ना, सबको क्लियर है? इसका कॉमन रेशियो क्या है? इसका कॉमन रेशियो 2 है। अगर मान लो इसके कॉमन रेशियो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 10। तो अब जो नया जीपी बनेगा वो क्या बनेगा? पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2। कॉमन रेशियो कितना हो चुका है? 10। तो अगला नंबर कितना बनेगा? 20। अगला नंबर क्या बनेगा? 200। अगला नंबर क्या बनेगा? 2000। स्टिल वो क्या रहेगा? एक जीपी ही रहेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो अगर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो को, तो जो भी नया सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या बनेगा? जीपी बनेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ये तीनों टर्म सेम है। मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? एक्स से। एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, और एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये तरीका समझो। नहीं आया तो दूसरा तरीका क्या? अगर मान लो ये नहीं होता तो हम एक्स और एक्स को काट सकते थे ना। समझ में आएगी? तो उसी तरीके से तीनों से एक्स जो है यहाँ पर कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर? a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या ये समझ में आया सबको? एक्स जो है तीनों में से मैंने काट दिया। अब क्या करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए? बताओ। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? b अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा? c अपॉन b। और ये क्या हो जाएगा? d अपॉन c। समझ में आया सबको ये तरीका? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका एक और बताऊं क्या? ये कर लो एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों टर्म्स को लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। समझ गए ना? ये दोनों टर्म को लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो और ये दो मल्टीप्लाई हुई, 4 टर्म बनेगी। ये दो सिंप्लीफाई करोगे, बहुत सारी टर्म कटेगी। कटने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है? फिर वैसे क्या करोगे? इन दोनों को लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, और फिर प्रूफ हो जाएगा। ये तरीका है। सो आई थिंक आप ये मेथड फॉलो करो, ज्यादा इजी। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जल्दी से नोट करो। सौभाग्य तो इधर आके बैठो। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दें पहले, वो सब डिस्कशन क्लास के बाद भी कर सकता है। Let S be the sum, P the product, R the sum of reciprocal of n terms of GP। तो बता यहां पर सौभाग्य, इधर पे देख के बता रहा हूं। P का मतलब क्या है? इधर इधर उधर नहीं देखना। खड़े रहे, कान पकड़ के खड़े रहे। हाँ। तो P क्या है? प्रोडक्ट। R क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आएगा ये चीज? तो अभी यहां पर मैं एक जीपी लिखता हूं। मान लो मेरी जो जीपी वाली टर्म्स है वो ये है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। ये n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है? पूछूंगा मैं क्वेश्चन, सही जवाब देगा तो बैठा दूंगा। फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म को ले लेते ए आर, थर्ड टर्म क्या हो गया? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होगी? ए आर टू द पावर n माइनस 1। ऐसी होगी nth टर्म। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम। सम किसका सम? n टर्म्स ऑफ जीपी का सम। तो Sn ही एक्चुअल में यहां पर क्या है? s है। तो बता सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। R 1 minus R power n 1 minus A R to the power n minus 1 अपॉन R minus 1। ये S। समझ गए ये चीज? ठीक है, बाकी लोगों की भी बारी आएगी, अभी एक एक करके रेडी देखो। ठीक है, नेक्स्ट P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? n टर्म्स तक का सम। तो कान पकड़ के रख। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? A1 into A2 into ऐसा करते हुए कहां तक आ गया? ये AN तक। क्या ये क्लियर हो गया? अब A1 की जगह पे क्या आ गया यहाँ पर? A।
A2 की जगह पे क्या आएगा AR, A3 की जगह पे क्या आ जाएगा AR स्क्वायर। ऐसा करते हुए AN की जगह पे क्या आ जाएगा AR की पावर n माइनस 1। समझ में आया ये? अब ये जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू आयुष बता क्या होगी, इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ए कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बीच में प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, और अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में होती है तो उसकी पावर क्या होती है ऐड होती है। तो ए कितने बार ऐड होगा n टाइम्स, तो ए की पावर क्या बनेगी आयुष बता? ए टू दी पावर क्या हो जाएगा ये n होगा। नेक्स्ट निखिल, आर की पावर क्या होगी बता जल्दी? 1 plus 2 plus 3 वेरी गुड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आखिरी टर्म क्या होगी बता इसकी सौभाग्य? -1 आखिरी टर्म इसकी क्या हो जाएगी n माइनस 1। ये समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताना। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा करते हुए n का, जिसको मैंने बोला था सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है? क्लास में तो आया था। उसकी पिछली क्लास में बताया था मैं। तो फिर से कर दो। 1 2 3 ऐसा करते हुए n नंबर तक का। कितने बच्चों को याद नहीं है? याद किसी को? मैं ये भी बोला था याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैंने उसका एक शॉर्टकट भी बताया था। n+1/2 तो ये क्या फॉर्म कर रहा है 1 2 3 4, ये क्या फॉर्म कर रहा है एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन जो क्लास 10th में पढ़ते थे, फॉर्मूला क्या है n/2 a + n। ये है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजीली यहाँ पर अप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा a + l। तो a की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है n, तो 1 + n। समझ में आया? तो n इंटू n + 1/2। याद रखना ये फॉर्मूला बार बार कई जगह पे यूज होगा। ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला इस जगह पे लगाना है। बता सौभाग्य आंसर क्या होगा? आंसर आर की पावर क्या होगी? मैं बोल रहा हूं ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा 1 2 3 4 ऐसा करते हुए n-1। तो इन सब का सम इस फॉर्मूले से क्या आएगा? n- और कोई ये बताएगा? हारिश बता। n² ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे n की जगह पे क्या पुट करना है आपको? यहाँ पर n-1 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा n-1 + 1/2। ऐसे ही हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू n/2, ये आ जाएगा। दैट्स इट। तो r की पावर में क्या आ जाएगा n-1 इंटू n/2, ये आ जाएगा r की पावर। क्या ये क्लियर हो गया? रुक जाओ, अभी करेंगे सॉल्व। ये हमने p की वैल्यू निकाली, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है। इसमें s और p के अलावा एक और चीज उसने बताया था। क्या बताया? r। क्या था r बता? क्या था? रेसिप्रोकल। क्या बोल रहे हैं? किसका रेसिप्रोकल? r इज इक्वल्स टू क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के n टर्म के रेसिप्रोकल का सम। चल समझा क्या होगा बता ना। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ सार्थक बताएगा? चल बता। वर्ड 1/a प्लस सम बोला इसलिए प्लस 1/ar प्लस 1/ar² प्लस ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा 1/ar टू दी पावर n-1। समझ में आएगी चीज? हाँ बैठ जाओ।
हाँ बोल। तो डायरेक्ट वो उसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दोनों का फर्क, दोनों अलग है। सभी का रेसिप्रोकल अलग है ना भाई, देख सुन, मान ले तेरे पास एक जीपी है 2468, ये 2468 248, मान ले जीपी की 3 टर्म्स है। अब अगर मैंने बोला सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। रेसिप्रोकल करो फिर सम करो, और रेसिप्रोकल्स का सम, तो इन सबको सम कर दो पहले, सम करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, पहले सम फिर रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा 1/14। समझ रहे हैं? तो क्या दोनों में सेम आएगा? नहीं आएगा। समझ में आई ये चीज? सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ सम, दोनों अलग चीजें। ओके, तो यहाँ पहले रेसिप्रोकल फिर सम। अब बताओ इसको कैसे ऐड करोगे? इसमें तो 1/n कॉमन निकाल सकते। हाँ, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम लेना कितना मुश्किल रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी समझो उसको। एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, इस वाली टर्म से कितना मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर। समझ रहे हो ये चीज? थोड़ा और आसान तरीका, मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से लिखता हूँ। पहली टर्म है 1/a, दूसरी टर्म है 1/ar, तीसरी टर्म है 1/ar², चौथी टर्म है 1/ar⁻3। ऐसा करते हुए आखिरी टर्म क्या रही है, 1/ar⁻n-1। और कोई तरीका किसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं बता दूं। चलो इधर पे देखो, ये जो पूरा पैटर्न है, ये क्या फॉर्म कर रहा है पता है? ये फॉर्म कर रहा है जीपी। कैसे पता चला? ये T1, ये T2, ये T3, ये टर्म्स है, ये T4। ठीक है, तो यहाँ पर जो A मेरा फर्स्ट टर्म है, वो एक्चुअल में कितना आ रहा है, ये 1/a। कॉमन रेशियो R कितना आ रहा है इसका, इसको कैपिटल ले लेता हूँ फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो R कितना आ रहा है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मतलब कितना आएगा, 1/r। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म मतलब क्या आएगा, 1/r। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। और इस जीपी में कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/a। कॉमन रेशियो क्या है, 1/r। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, चल बोल जल्दी से, मेरी तरफ देख। करेक्ट, तो ar⁻n-1 ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कैपिटल ए की जगह पे क्या देगा, 1/a। कैपिटल आर की जगह पे क्या देगा, 1/r। समझ में आया सबको ये? चलो अप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 1/a, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/r⁻n-1/1/r-1। चेक करो, कंफर्म करो, ये आया क्या समझ में सभी को? अब इसको सिंप्लीफाई करो, इस पूरी वैल्यू को। ये पूरा इरेज कर दूं क्या, ये पूरा हटा दो ना इसको। सिंप्लीफाई करो जल्दी। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1-r/r, इधर पे 1/a इंटू 1/r⁻n-1, और सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा r इंटू 1/r⁻n-1 अपॉन a इंटू 1-r। कैपिटल आर का वैल्यू आएगा। चेक कर लो यहां तक सभी हो गया, यहां तक सभी का। किसको, 1/r⁻n-1 तो फिर उसको भी बदलना पड़ेगा ना, वो तो चेंज हो जाएगा। हाँ
वन बड़ा है क्या आर? देख उस चीज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर वो आगे पीछे भी लिखेगा ना तो क्या है, माइनस कॉमन निकालने काट के वाई वापस वही हो जाता है। यहाँ तक हो गया सबका। अब जो प्रूफ करना है वो स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस से स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बने, पी स्क्वायर इंटू आर की पावर एन। ओके, तो पी स्क्वायर, तो भाई पी की वैल्यू हमने निकाली है तो पुट कर दो। पी के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू होल स्क्वायर इंटू आर की पावर एन। आर मतलब ये पूरा, इसको हटा देता हूँ। आर की पावर एन मतलब ये हो जाएगा आर इंटू वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए इंटू वन माइनस आर होल टू दी पावर एन। चेक कर लो एक बार, यहाँ तक क्लियर सब कुछ। यहाँ तक समझ में आया ना सबको। अच्छा, क्या प्रूफ करना, आरएचएस पे क्या लाना है, मैं देखना भूल गया। एस की पावर एन लाना है, एस की पावर एन, यहाँ पर लिख देता हूँ, एस की पावर एन लाना है ना। तो अब आपको आंसर पता है क्या लाना है, देख लो कैसे पता। आपको पता है एस क्या है, एस है ये, पूरे की पावर में क्या चाहिए, एन चाहिए, ये समझ गए ना। तो मतलब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो कि पूरी पावर में एन आ जाए और अंदर में बच जाए वो। तो अब बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले। पहले टू कैंसिल कर रहा हूँ, ये टू और ये टू कैंसिल कर रहा हूँ भाई, लेकिन ऐसा लिखना गलत है क्योंकि ये टू जो है ना इसकी पावर में भी तो आएगा ना। हाँ, उधर पे होगा कैंसल। तो पहले टर्म में क्या बनेगा, ए की पावर टू एन बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन बनेगा, उसके साथ कट जाएगा। ठीक है, और इधर पे यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा वैसे ही लिख रहा हूँ, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए वन माइनस आर होल टू दी पावर क्या हो जाएगा एन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। हाँ, अब बताओ अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। तुम लोग क्या मेन चीज नहीं देख रहे हो, जो प्रूफ कर रहा है उसमें एस की पावर में क्या आना चाहिए, एन, मतलब पूरे की पावर में एन मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से देखो कि पूरे की पावर में एन कैसे बना है। हाँ, तो देखो इसकी पावर में भी क्या दिख रहा है आपको, एन, इसकी पावर में भी क्या दिख रहा है, एन, इसकी पावर में भी क्या दिख रहा है, एन। तो पूरे की पावर एन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको ये। तो अगर पूरे की पावर एन अगर इसमें से कॉमन निकलेगा, होल की पावर एन अगर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए की पावर टू, यहाँ पर क्या बचेगा, आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ क्या बच जाएगा, आर इंटू वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए इंटू वन माइनस आर, ऐसे ही बचेगा। चेक करो एक बार, सभा की तरफ ध्यान नहीं होता ना पढ़ाई, है ना। क्या किया मैं बता। अच्छा, अगला स्टेप पता क्या करेंगे सिंपलीफाई में, बता। ये वाला ए और ये वाला ए कट जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर की पावर एन बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। इसका क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर की पावर एन, न्यूमरेटर में क्या होगा, वन माइनस आर की पावर एन, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है, वन माइनस आर होल टू दी पावर कितना आ रहा है, एन। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। ये आर की पावर एन, ये आर की पावर एन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर होल टू दी पावर एन, ऐसे ही बचेगा। एक बार चेक करो समझ में आ गया यहाँ तक। फिर क्या करो, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो। क्या हो जाएगा, माइनस ए आर की पावर एन माइनस वन, नीचे से भी माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन पूरी की पावर है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बना,
ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और पूरे की पावर क्या हो गया n। समझ में? इसके बाद क्या होगा सौभाग्य बता। हाँ ठीक है, तुम आराम से करो, उसके बताना क्या है। नहीं पता कुछ नहीं होगा सर, क्या आंसर आंसर आ गया ना सर। इसमें बस क्या लग जाएगा इक्वल्स टू लग जाएगा। देखो मैं पहले से लिख दिया था यहीं पर आंसर आने वाला है, मैं जानता था यहाँ से शुरुआत करके यहाँ खत्म करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, देखो यहाँ क्वेश्चन में x के इक्वल है। तो इस पूरे को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, s से। तो s की पावर है ना, समझ में आया कि नहीं? तो भाग्य को नहीं है, उसका पढ़ाई वढ़ाई में मन हट गया था मेरा। तो ये क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट है। हाँ, माइनस कॉमन लिए माइनस कॉमन लिए तो क्या चीज है, जैसे 1 माइनस ये था, 1 माइनस ये था, ये पलट है, ये पहले आ गया। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चलिए जल्दी देखो ये क्वेश्चन। सात तक पढ़ लिया ना क्वेश्चन, पता क्या है मेरी तरफ देखो। तुम लोग क्यों क्वेश्चन नहीं पढ़ते, मैं क्यों डिस्प्ले करके रखता ताकि पढ़ लो क्वेश्चन पहले। क्या क्या मैंने क्वेश्चन में ए बी सी डी किसमें है, जीपी में। तो ए बी सी डी अगर जीपी में है तो पहली टर्म को हम ए को ए ले लेते, बी को क्या लेंगे ए आर, सी को क्या ले लेंगे ए आर स्क्वायर और डी को क्या ले लेंगे ए आर क्यूब। समझ में आ गया ये? अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये तीनों टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ये तीनों टर्म्स भी किसमें है, जीपी में। ये कब जीपी में होंगे, जब T2 बाय T1 किसके इक्वल होगा, T3 बाय T2 के। तो T2 बाय T1 निकालना है तो T2 की जगह पे क्या आएगा, b रेस टू पावर n प्लस c रेस टू पावर n अपॉन T1 की जगह पे a रेस टू पावर n प्लस b रेस टू पावर n। समझ में आया सभी को? अब a b c d, a और b और c तीनों की वैल्यू हमें पता है, पुट करो यहां पर। तो b की जगह पे क्या लिखोगे ए आर पूरे की पावर n, c की जगह पे क्या लिखोगे ए आर स्क्वायर पूरे की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में a की पावर n प्लस ए आर पूरे की पावर n ब्रैकेट क्लोज। एक बार चेक कर लो क्या ये क्लियर सबको। नेक्स्ट स्टेप करो सिंप्लीफाई, क्या होगा यहां तक किया ना सबने, वैल्यू पुट किया। अब क्या होगा, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो ना। क्या a रेस टू पावर n r रेस टू पावर n प्लस a रेस टू पावर n r रेस टू पावर 2n, नीचे में क्या हो जाएगा a रेस टू पावर n प्लस a रेस टू पावर n इंटू r रेस टू पावर n। चेक करो क्या ये क्लियर सबको? अब बताओ न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा, a रेस टू पावर n r रेस टू पावर n। अगर ये कॉमन निकला तो क्या बचेगा, 1 प्लस r की पावर n बचेगा, r स्क्वायर नहीं r की पावर n बचेगा, क्योंकि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी ना,
n प्लस n कितना हो जाएगा 2n। समझ में आएगा सबको ये वाला स्टेप? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ? समझ गया मैं, तेरा जो डाउट है ना वो समझ गया। हाँ मैं समझ गया। यहाँ पर तो ये बोला कि मैंने पूरे की पावर n बाहर निकाला तो यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने r की पावर n बाहर निकाला तो यहाँ पर r की पावर n कैसे बचा, ये तेरा डाउट है। अब समझ, दोनों प्रोसेस को समझना। जैसे मान ले r की पावर 2n, देख इधर r की पावर, सुन इधर, उसका डाउट क्लियर कर लेते हैं बाकी बच्चों को। तो उसको क्या लिखेंगे, r की पावर 2 का होल की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में मैंने ये किया था। इस क्वेश्चन में क्या किया है, मान ले r की पावर n प्लस r की पावर 2n, तो इस r की पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ r की पावर n इंटू r की पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ। पावर सब होके कितनी हो जाएगी 2n। अब r की पावर n निकाल ले कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा r की पावर n। दोनों, हाँ दोनों तरीका क्लियर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकलेगा, a रेज टू पावर, डिनोमिनेटर देखो a रेज टू पावर n, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देख के बताओ, 1 प्लस r टू दी पावर n। अब क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, a की पावर n कैंसिल आउट, तो आपको ये क्या मिला, r की पावर n मिला। क्या मिला है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का वैल्यू, t2 बाई t1 का वैल्यू, r की पावर n। अब क्या निकालना बच गया यहाँ पर, t3 बाई t, चलो जल्दी निकालो t3 बाई t। आ गया क्या, किसी का नहीं आ रहा तो पूछो। क्या हुआ, बना किसी का, कितना आया, t3 बाई t2 आ गया सेम। आयुष तेरा नहीं आएगा, बना लेगा क्या, स्किप कर दो। तो ये भी कितना आएगा, r रेज टू पावर n, दोनों सेम आएगा, मतलब ये इसमें प्रूफ हो जाएगा c2। कॉमन रेशियो क्या होगा इसका, क्या होगा कॉमन रेशियो, ये जो तीन टर्म्स है, ये जो जीपी फॉर्म करे, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, r की पावर n होगा ना, सिर्फ r क्यों बोल रहे हो, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया,
किसको काट दिया? अरे 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 भाई आओ समझ गया कि नहीं क्या बोल रहे हैं? ये दोनों चीजें सेम आई है तो ये तीनों टर्म जीबी में है और जो कॉमन रेशियो है वो यही है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। आज कंप्लीट करना ही है, तुम लोग के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, जल्दी करो। कर लोगे होमवर्क? अच्छा होमवर्क याद है, पिछला होमवर्क देखा तो थोड़ा देखता हूँ हाँ आए समझ में? चलो इधर पे ध्यान दो, A and B are roots of this equation, C and D are roots of that equation where A, B, C, D form a GP. Prove that this, आपको ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आपका पहला वाला पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी बोलो, इसके रूट्स क्या है? A और B है। ठीक है, अब तुम लोगों को ये तो पता होगा ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b by माइनस बी बाय ए। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस बी बाय ए। तो a प्लस बी की वैल्यू इधर पे कितनी हो जाएगी? 3। समझ में है? a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी बताओ? c बाय ए। तो c बाय ए मतलब कितना हो जाएगा? p। ये समझ में है कैसे निकाला? क्लास 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, अब ऐसे ये वाला सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी? सी बाय ए होता है अल्फा, अल्फा इनटू बीटा, तो सी तेरा ये होता है, ए तेरा क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो क्या आता है? हाँ, इसीलिए मैं तेरे को बोलता था हमेशा ध्यान दिया कर क्लास में। हाँ, सी प्लस डी, पता जल्दी क्या होगा? माइनस बी मतलब 12 by 1 12। सी प्लस डी कितना आ जाएगा? 12। सी इंटू डी कितना आ जाएगा? क्यू। सी इंटू डी आ जाएगा क्यू। क्या यहाँ तक सबका हो गया? अब आपको ये बोल रहे हैं कि एबीसीडी किसमें है? ये जीपी में है ना, एबीसीडी जीपी में है। तो ए की वैल्यू को ए ले लो, बी की वैल्यू को ए आर ले लो, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए आर क्यूब हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जीपी में तो अब यहां पर वैल्यू रखो ए और बी की, तो ए की जगह पे तो ए, बी की जगह पे क्या हो जाएगा? ए आर इज इक्वल्स टू 3। क्या ये क्लियर? क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? ए। ये क्लियर? इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज यहां पर भी परफॉर्म करो, बताओ क्या होगा? ये क्लियर सबको? ए आर स्क्वायर कॉमन, वन प्लस आर इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर चेक करो, हो गया क्या? अब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके सॉल्व करो। आर की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ, बताओ जल्दी। सब्स्टिट्यूशन नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों। अरे भाई डिवाइड दो तरीका, दूसरा तरीका बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन लगा रहा है ना, देखिए इधर सब्स्टिट्यूशन लगा रहा है ना, तो a इंटू 1 प्लस आर की जगह पे 3 रखेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों की जगह पे 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर इज इक्वल टू। ये कर सकते हो। हाँ तो सही, तो ऐसे भी कर सकते हो। 1 प्लस आर की वैल्यू 3 बाय ए, तो 1 प्लस आर की 3 बाय ए लिख देता कर सकते हैं। जल्दी करो, अब गप्पे नहीं मारो। आर की वैल्यू बताओ क्या है? गलत।
गलत। प्लस माइनस 2 आंसर आएगा प्लस माइनस 2। आया क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं? कैसे आएगा? आयुष तेरा आया? नहीं आया? ये वाला मैं देख लेता ना, जिसकी आयुष से पूछता हूँ। इक्वेशन 2 को डिवाइड करने बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या है तेरा? a r स्क्वायर 1 प्लस r। इक्वेशन नंबर 1 क्या है तेरा? a इंटू 1 प्लस r। राइट साइड में कितना हो जाएगा? 12/3। समझ में आया? ये a और a कटेगा, ये और ये कटेगा, 3 1 जा 3 4 जा कटेगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। r की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 2। अभी समझ में आया? ऐसा तो हम कितने बार कई क्वेश्चन में किए। अब जो r की वैल्यू आई, मान लेते हैं r इज इक्वल टू आया +2। तो r की वैल्यू +2 को इक्वेशन नंबर 1 में डालो और a निकालो। तो कैलकुलेट नहीं करो, ओरली देख लो। इधर 2 डालोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और अगर r को -2 ले रहे हो तो a क्या आएगा? देखिए बताओ। -2 + 1 मतलब -1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? अब a और r मिल गया तो आप a b c d सब निकाल सकते हो। तो अगर ये वाले पेयर को माना जाए तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 1। ar की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 × 2 मतलब 2। ar स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और ar क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो पहले वाले के हिसाब से 1 2 4 8 ये आएगा चारों टर्म्स। समझ गए? लेकिन आपको क्या चाहिए? p और q की वैल्यू चाहिए। p और q। तो बताओ p की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग? a × b, तो 2 × 1 मतलब कितना आ जाएगा? 2। और q की वैल्यू क्या आ जाएगी? c × d, तो 4 8 सा कितना हो जाएगा? ये 30। तो ये समझ में आया? ओके। अब ये आने के बाद जो आपको प्रूव करना है वो लिख दो। LHS = क्या है यहाँ पर? q + p अपॉन q - p। वैल्यू पुट कर दो। q + p मतलब कितना हो जाएगा? ये 32 + 2 32 + 2 अपॉन 32 - 2। तो ये लेगा 34/30। 2 से कटेगा 17 टाइम्स में, 2 से कटेगा 15 टाइम्स। आंसर आ जाएगा 17 + 15। दैट्स। दूसरा वाला भी पुट करके सॉल्व करते तो भी सेम आंसर आता। करके देखो, चलो कर लोगे ना? छोड़ दो, तुम कुछ लिखते ही नहीं हो यार, लिखते रहना चाहिए फटाफट। हटा दोगे? एक क्वेश्चन हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तब तक मैं होमवर्क चेक करता हूँ। दिखा जल्दी से आप लगते हो। मैं पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? पनिशमेंट क्या बोला था? याद है ना? हाथ पकड़ के घुमाऊंगा पूरी क्लासेस में छोटे बच्चों वाले। उसने किसी क्लास में दिया था जिसमें तू नहीं आया था, उसी क्लास में चेक करने वाला था मैं होमवर्क। देखा जल्दी? देखिए ना, सारे क्वेश्चन रिपीट सॉल्व कर लो। बस इतना ही किया है। बाकी क्वेश्चन बना तुम लोग जल्दी। इसका वन सब्जेक्ट है। मैथ्स तो हो गया? नहीं सर। कौन से चैप्टर सारे? किया था होमवर्क? आयुष तूने बाकी किया? आगे किया ना पिछली क्लास में? क्यों करना है ना भाई? प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे चलेगा? टाइम यूटिलाइज करो तुम। और तू किया? उसका दूसरा वो 10th में नहीं पढ़ता था तो 11th में क्या पढ़ेगा? हाँ, चलो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। द रेशियो ऑफ AM
and GM of two positive numbers A and B is m is to n. So that this AM का मतलब क्या होता है? GM होता है ज्योमेट्रिक मीन, है ना? तो बताओ AM की वैल्यू क्या होगी? A plus B by 2, और ये इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दिया हुआ है ना, और GM की वैल्यू क्या होगी? रूट AB। तो इन दोनों का जो रेशियो है A plus B by 2 अपॉन रूट AB, ये जो रेशियो है ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? m by n, ये दिया हुआ है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? AM और GM का रेशियो दिया हुआ है m by n, और A और B का रेशियो ये प्रूव कर। तो ये क्वेश्चन जो है हमने किया हुआ है पहले, ऐसा ही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन नहीं। क्या करो पहले तो ये a प्लस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2 रूट AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m by n। ये समझ में आया? ये स्क्वायर और वो नीचे वो बन रहा है 1 प्लस b को होल। बिल्कुल सही समझा। जीरो कैसे होगा? वो सब एक जो स्क्वायर इसको हमें a by b बनाना है। स्क्वायरिंग नहीं, इसमें लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस 2 रूट a रूट b, और a प्लस बी माइनस 2 रूट a रूट b। याद आया? और ये क्या हो जाएगा बताओ राइट साइड में? m प्लस n अपॉन m माइनस n। ये क्लियर हो गया सबको? अब ये करने से ये क्या हो जाएगा? रूट a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? रूट b का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अब न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बनेगा? ये a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे? स्क्वायर काटते हैं। हाँ बताइए। अगर स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट लेना पड़ेगा। ये ऐसा हो गया ना, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ऐसा हुआ ना? तो अगर इधर से स्क्वायर हटाना है तो उधर पे क्या लेना पड़ेगा आपको? रूट। तो क्या बनेगा? ये रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू रूट m प्लस n अपॉन रूट m माइनस n। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्या करेंगे बताओ? हमें क्या चाहिए वो देख लो एक बार। लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए? ए और बी। तो इसे ऐसा सिंप्लीफाई करो कि a बाय बी आए। एक वन और कंपोनेंट करेक्ट। ये लॉजिक तुम लोगों को डेवलप क्यों नहीं होता है? ये देखो ना, क्या लाना है, क्या आया है, रास्ता खोजो फिर। ठीक है, तो फिर से क्या लगेगा? कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट साइड में क्या होगा बताओ तो? रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n, और यहाँ क्या हो जाएगा? रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अगला स्टेप बताओ क्या होगा? पहले तो सिंप्लीफाई करो ना, ये दोनों कट जाएगा तो रूट ए क्या बन जाएगा? 2 रूट ए। नीचे में क्या होगा? ये और ये कट जाएगा, रूट बी क्या हो जाएगा? 2 रूट बी इक्वल्स टू रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n अपॉन रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। समझ में आया सबको? अब 2 और 2 भी कट जाएगा। अब रूट ए अपॉन रूट बी से a बाय बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। लेफ्ट साइड में तो कर लोगे, राइट साइड में क्या करोगे?
राइट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए? चलो करो सिंपलीफाई। वो इतना आलस मेरे सब्जेक्ट में करते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट में करते हैं, क्या नहीं होता। ऐसा किया होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लो। स्क्वायरिंग किया होगा तो इधर a बाय बी आ गया, उधर पे ऐसा आ गया। फिर लेफ्ट साइड में ये a बाय बी तो ठीक है एज इट इज। राइट साइड में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डायरेक्टली लिख दूं क्या? a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, m प्लस n, प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, m माइनस n, प्लस 2ab, तो 2 रूट m प्लस n इंटू रूट m माइनस n। वैसे ही m प्लस n प्लस m माइनस n माइनस 2 रूट m प्लस n इंटू रूट m माइनस n। चेक करो यहाँ तक हुआ क्या? इसका तो दोनों रूट के अंदर चले जाएगा ना, ये वाला पढ़ा है ना, रूट a इंटू रूट b क्या होता है, रूट a b। हाँ, a प्लस बी a माइनस बी लगा के m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इधर पे ये दोनों कट जाएगा तो क्या बनेगा, 2m प्लस 2 रूट ओवर m प्लस n इंटू m माइनस n। वैसे यहाँ पर क्या होगा, n और n कट जाएगा तो 2m प्लस प्लस नहीं माइनस 2 है ना, माइनस 2 रूट ओवर m प्लस n इंटू m माइनस n। चेक करो यहाँ तक हुआ क्या? तो 2m प्लस 2 रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा 2m माइनस 2 रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल के काट दो, आ गया आंसर, हो गया। चेक कर लो बना कि नहीं, जल्दी बताओ देख के। हाँ ठीक। हटा दूं क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे तुम, है ना? चलो करके दिखाओ। क्या नहीं बोला? याद है ना कैसे करते थे? 5 कॉमन निकालना तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन। कर चुके ऐसे वाले 8 वाला 8 डबल 8 डबल 8 वाला। ठीक है, तो स्किप कर दो क्या होमवर्क? ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अंदाजा लगा के देखो किसका गेसिंग करेक्ट होता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा फॉर्मूला? आंसर गलत है क्या?
इसमें पूछा है कि सबका सम निकालो, ऐसा पूछा है क्या? क्या पूछा है? 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज। अगर मैं पूछूं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द फर्स्ट। सेकंड टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। अच्छा, ये 8 to the power 19 ऐसे लेकिन उसको ऐसा प्रोडक्ट में लिख के बताओ। हाँ, मैं क्या चाह रहा हूं, पैटर्न समझो। पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर 6 है, चौथा नंबर कौन सा होगा? 8। तो 20वां नंबर कौन सा होगा? हाँ, 20वां नंबर होगा 40। समझ में आया? तो 20वां नंबर आएगा 40 इंटू में क्या आएगा बताओ? इंटू में आएगा 42, क्योंकि यहाँ अगर 2 है तो 4 है, 4 है तो 6 है, 6 है तो 8 है, तो 42। समझ में आया कि नहीं? अब क्या ऐसा अंदाजा लगाना इजी है कि हर क्वेश्चंस के लिए? तो इसका कोई ट्रिक होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए जो हम फॉलो कर पाए। तो मेथड समझो, क्या मेथड यहाँ लग रहा है। अब अगर यहाँ ऑब्जर्व करो तो पहला टर्म जो है ना, सिर्फ मैं उसी का पैटर्न बनाता हूँ। 2, फिर क्या रहा है 4, फिर क्या रहा है 6, फिर क्या रहा है 8 एंड सो ऑन। क्या फॉर्म कर रहा है ये? एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी की 20th टर्म A20 कैसे निकलेगा? A प्लस 19D ऐसे निकलेगा। A प्लस 19D, तो A की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, 19, D की जगह पे कितना आ जाएगा? 2, तो 2 प्लस 38 मतलब कितना आ गया? 40। तो इसलिए पहला नंबर क्या आया? 40। समझ में आया कि नहीं? दूसरा वाला टर्म को अगर ऑब्जर्व करें तो 4, 6, 8 ये क्या फॉर्म कर रहा है? अगेन फिर से क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। इसकी 20th टर्म A20 अगर निकालना है तो क्या होगा? A प्लस 19D। तो A की जगह पे क्या आएगा? 4, 19, D की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, तो 19 2 से 32, 38 सॉरी 38 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40। इसलिए 40 इंटू 40। समझ में आया लॉजिक? ये क्या कर रहा है? तो इसको AGP ये भी बोलते हैं कई बार। AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ रहे हो? तो उसकी जो टर्म्स है वो एपी में है, लेकिन ओवरऑल पूरा मिला के वो क्या बना रहा है? जीपी। हालांकि इसके बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो डिलीट हो गया तुम लोगों के में से काफी कुछ। आईसीएससी में वो मार्क्स में तो बहुत सारे भर भर के एकदम खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, हटा दो उसको। मैं वो तो ऐसे सालों होता है। वो चैट जीपीटी यूज करने देगा तब सॉल्व हो पाएगा। कैलकुलेटर वगैरह में कैलकुलेटर जो इंजीनियर वाला हाँ, तो उनको वही वाला कैलकुलेटर बनाओ। उसमें भी अलग अलग ग्रेडिंग रहती है, नॉन मेमोरी, मेमोरी और अलग अलग कैटेगरी होती है। तो मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर पूरा वो कोर वाला है, उसका एक ग्रेड कम है। और मेरे पास जो उससे भी एक हाई ग्रेड वाला था जिसमें मेमोरी भी रहती है, जो सेव कर देता है पूरे रिकॉर्ड्स को। अगर कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन सेव करना चाहते तो सब कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर, ये एक काम करते हैं, मैं कुछ हिंट कर दूं, क्या सॉल्व करोगे ये क्वेश्चंस? ठीक है। अ फार्मर बायस अ ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर जो है वो 12,000 रुपए में ट्रैक्टर खरीद रहा है। 6,000 रुपए वो कैश में दे रहा है, बाकी अमाउंट जो है वो किससे दे रहा है? एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 6,000 रुपए उसने कैश पे पे किया और बाकी 6,000 रुपए वो किस पे दे रहा है? इंस्टॉलमेंट ईएमआई करा के। ठीक है, और ईएमआई उसकी कैसी बन रही है? 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, ये उसकी ईएमआई है। तो वो कितना पे कर रहा है? 500 रुपए प्लस 12% ऑन अनपेड। तो उसे, हाँ जो भी अनपेड उसका है ना, तो उसे कितना इंटरेस्ट देना? टोटल उसको ट्रैक्टर कितने का पड़ा ये बताना। तो देखो इसमें ना, पहले वो 6,000 रुपए तो कैश में दे ही दिया, ठीक है, प्लस
बाकी जो अमाउंट 6,000 रुपए है उसको 500 रुपए पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पे दिया। तो पहले मंथ जब वो पे करेगा तो 500 रुपए प्लस 12% ऑफ 6,000 रुपीज ये पे करेगा। दूसरे मंथ वो कितना पे करेगा? 500 रुपए प्लस 12% ऑफ कितना अमाउंट हो गया? 5,500 रुपए। समझ में आया? क्योंकि एक उसने पे कर दिया। तीसरे मंथ कितना पे करेगा? 500 प्लस 12% ऑफ 5,000। समझ में आया सबको ये चीज? ऐसा करते हुए वो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है? 12 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। ओके, तो ये 6,000 तो ठीक है एज इट इज जो कैश में दिया। बाकी जो अमाउंट है उसमें से ये 500 500 500 हर बार ऐड होके ये भी कितना बन जाएगा? 6,000 बन जाएगा। अब बच गया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो पहली बार में उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 720। दूसरी बार में कितना आएगा? ये थोड़ा सा मुश्किल है ना ये निकालना, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट लगाते हैं हम। हाँ, और या अगर मैं कैलकुलेशन ही कर लूं, ये कितना आ रहा है? 720 आ रहा है ना ये अमाउंट। ये अमाउंट आ जाएगा 720। अगला अमाउंट कितना आ जाएगा? 660। उसके बाद वाला अमाउंट कितना आ जाएगा? ये कटेगा 12 5 60, तो ये कितना आ जाएगा? 600 एंड सो ऑन। ये उसका अमाउंट है। हाँ, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। तो आपको ये एपी के टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। समझ में आएगी? कितने टर्म्स होंगे इसमें? 10 टर्म्स होंगे। बना लोगे ये क्वेश्चन? तो ये 12,000 जो उसका टोटल एक्चुअल कॉस्ट हुआ ट्रैक्टर का वो तो निकल ही गया। बाकी जो ये इंटरेस्ट अमाउंट है, जो टोटल कितने इंटरेस्ट पे कर रहा है? 12। इन सबका सम निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी लगाना पड़ेगा, जीपी नहीं है। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो क्या फिर मैं ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। ये सिमिलर क्वेश्चन है। शमशाद अली जो है वो 22,000 रुपीज का स्कूटर ले रहा है, 4,000 कैश दे रहा है, बाकी 18,000 रुपए वो किस पे दे रहा है? इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट 1,000 प्लस 10% की इंस्टॉलमेंट है अनपेड अमाउंट। तो सेम प्रोसेस बनेगा। 22,000 रुपए उसने पे किया, ठीक है, जिसमें 18,000 रुपए 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बन रही है उसकी। तो पहले मंथ उसका इंटरेस्ट कितना पे होगा? 4,000 पे। पहले 4,000 पे किया, 18,000 उसने वो लिया लोन, तो 18 और 4 22, पूरा 22 तो पे दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पहले मंथ उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ 1,800। दूसरे मंथ उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ कितना हो जाएगा अमाउंट? 1,000 कम कर दो, मतलब कितना हो जाएगा? 17,000 सॉरी। फिर क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 16,000 लाइक दैट। ऐसा करते हैं उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट। समझ में आया? तो 10% ऑफ 18,000 कितना हो जाएगा? 1,800। फिर कितना हो जाएगा? 1,700। फिर कितना हो जाएगा? 1,600 एंड सो ऑन। इन सबका सम निकाल लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? हो जाएगा ये पूरा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन। नहीं है समझ में? एक आदमी है, उसने 4 लोगों को लेटर भेजा, वो 4 लोग और 4-4 लोगों को भेजेंगे तो 16 लोगों को, वो 16 लोग और 4-4 लोगों को भेजेंगे तो 64। ऐसा करते हुए 8th टर्म तक ये मूव हो रहा है। समझ में आया ये चीज? तो आपको ये बताना है कि टोटल जो लेटर पोस्ट होंगे उसका कॉस्टिंग कितना जाएगा। अगर एक लेटर पोस्ट करने का कितना कॉस्ट है? 50 पैसा। तो आप क्या करो, यहाँ पर S8 निकालो, सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ जीपी। क्योंकि जीपी फॉर्म कर रहा है तो 4 क्या हो जाएगा? 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। समझ में आया? और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/2 से।
अच्छा हाँ, 1 रुपए का 50 पैसा मतलब हाफ रुपीस, तो आपको रुपीस में उसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। समझ में आया? तो इतने लेटर पोस्ट होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रुपीस, दैट विल गिव यू टोटल कॉस्ट ऑफ मेलिंग ऑल द लेटर्स। बन जाएगा ये क्वेश्चन? स्किप कर दो, ये सारे हिंट दे रहा हूं लेकिन मैं चेक करूंगा कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है। A man deposited rupees 10,000 in a bank at a rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount. Also calculate the total amount after 20 years. तो 10,000 रुपए वो जमा कर रहा है, 5% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपए। तो पहले महीने उसको कितना, पहले साल उसको कितना मिलेगा? 500। दूसरे साल कितना मिलेगा? और 500, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हुए 15th ईयर में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। देखो जब वो डिपॉजिट किया तो इतना था, आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया? 10,500। आफ्टर 2 ईयर कितना हो गया? 11,000। आफ्टर 3 ईयर कितना हो गया? 11,500। ऐसा हो रहा है। तो क्या फॉर्म कर रहा है ये? एपी। और कौन सी टर्म निकालने बोल रहा है? 15th टर्म निकाल लेना, हो जाएगा। आफ्टर 20 ईयर्स तो कितना हो जाएगा? 20th टर्म निकाल लेना। ठीक है, स्किप करूंगा इसको फिर मैं। अरे एक्चुअली पहले क्या है, एपी एक अलग एक्सरसाइज था, जीपी एक अलग था। एपी हटा दिया, सिर्फ जीपी छोड़ दिया 2 साल पहले, इसलिए मिसलेनियस में कई क्वेश्चन दोनों हुए। ठीक है, अगर एपी भी रहता तो करने में और डबल टाइम लगता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमान लगाना शायद होता है। A manufacturer recalls that the value of machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. आया क्या समझ में? क्या है? एक आदमी ने 15,625 रुपए की मशीन ली। उसने अनुमान लगाया कि हर साल उसकी जो मशीन है उसकी वैल्यू 20% से कम हो जाती है। अब ये अच्छा कैलकुलेशन है, समझना। मान लो हर साल x रुपीस का कोई आइटम लिया, हर साल वो 20% से कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? -20% ऑफ x। ऐसा हो जाएगा, समझ में? तो 20% ऑफ x को निकालने के लिए सिंपल तरीका है, x यहाँ क्या हो जाएगा? 1 - 20%। ऐसा हो जाएगा। 1 - 20% मतलब कितना होगा? 1 - 20/100। 20/100 मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 से इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4/5। समझ में आई ये चीज? तो आफ्टर 1 ईयर उसका कितना अमाउंट होगा? तो 4/5 से मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट। मतलब देखो सिंपल सा तरीका है, 20% रिड्यूस हो रहा है मतलब उसका वैल्यूएशन कितना हो जा रहा है? 80% हो जा रहा है। 80% मतलब कितना होता है? 4/5। तो अगर पहले साल वो मशीन इतने की थी तो दूसरे साल कितनी की हो जाएगी? 15,625 इंटू कितना हो जाएगा? 4/5। समझ में आई ये चीज? तीसरे साल कितने की हो जाएगी वो मशीन? 15,625 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर। एक बार और 4/5 मल्टीप्लाई। ऐसा करते हुए बोल रहा है 5th ईयर में वो मशीन कितने की हो जाएगी? तो ये 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर निकाल लेना। 5th पावर में क्या आ जाएगा? 4। 15,625 इंटू 4/5 की पावर क्या हो जाएगा? 4। जीपी फॉर्म जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइम टेकिंग, समझो। क्या लिखा है? 150 वर्कर्स वेर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 लोग एक काम को काम करने के लिए, खत्म करने के लिए स्टार्ट किए कुछ दिनों में। कितने दिन पता नहीं। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट सेकेंड डे। 150 लोग स्टार्ट किए लेकिन दूसरे दिन ही 4 लोग ड्रॉप कर दिए। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड ऑन द 3rd डे। 4 लोग और ड्रॉप कर दिए। एंड सो ऑन, ऐसा करके
ये लोग पीसीएम ले लिए थे स्टार्टिंग में डे, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे 150, फिर उसके बाद कितने हो गए 146, फिर उसके बाद कितने हो गए 142 एंड सो ऑन, ऐसा हो गया। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब आगे लिखा है एक and so on, it took 8 more days to finish the work. तो जो काम जितने समय में खत्म होने का था उससे 8 दिन ज्यादा लग गए। Find the number of days in which the work was completed. हाँ, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? हाँ, एक्चुअल में उनको लगने थे x डेज, लेकिन उनको कितने डेज लग गए? x प्लस 8 डेज लग गए। एक मिनट इधर पे ध्यान दो। तो इस तरीके से करते हुए टोटल कितनी टर्म्स आएगी बताओ इसमें? टोटल कितनी टर्म्स आएगी? पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, ऐसा करते हुए कितनी टर्म्स आएगी? x प्लस 8 टर्म्स आएंगी। तो ऐसे करते हुए x प्लस 8 टर्म्स आएंगी। क्यों ये समझ में आए क्यों x प्लस 8 टर्म्स आएंगी? क्योंकि पहले दिन इतने थे, दूसरे दिन इतने थे, तीसरे दिन इतने। नॉर्मली अगर ये लोग काम करते तो x डेज लगते, लेकिन इस कंडीशन में कितने दिन लग रहे हैं? x प्लस 8 डेज लग रहे हैं। तो ऐसा करते हुए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि कम तब तक होंगे जितने दिन तक काम होगा। यही होगा ना, ठीक है। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो टोटल वर्क कितना हुआ इससे ये पता चलेगा। और वो जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल होगा? 150 इंटू एक्स के इक्वल होगा। क्यों 150 इंटू एक्स के इक्वल होगा? क्योंकि आइडियली 150 लोगों को एक्स दिन तक काम करना था, तो काम खत्म होता। समझ में आई ये चीज? तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर काम अभी भी खत्म हुआ है, लेकिन अभी नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते गए और नंबर ऑफ डेज यहाँ पर बढ़ गए। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये पूरा जो सीक्वेंस है या पैटर्न है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 150, और इसका कॉमन डिफरेंस डी कितना है? -4। इसका नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है? x प्लस 8, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना है Sn का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। तो n/2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? n/2 कितना आएगा बताओ जल्दी? n/2 मतलब x प्लस 8/2 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 150 प्लस n माइनस 1, तो बताओ क्या आएगा? x प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो डी की जगह पे कितना आ जाएगा? -4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 150x। समझ में आया ये पूरा एक्सप्रेशन? नहीं है समझ में? अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा? पहले तो मैं 2 इधर से कॉमन निकाल लेता हूँ ना, ये 2 कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा। इधर पे क्या बच जाएगा? x प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर इधर पे कितना हो जाएगा? 150, ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 7 इंटू इधर पे क्या बचेगा? -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150x। क्लियर? अब यहाँ पर ये -2 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो ये 150 माइनस 2x माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150x, और इधर पे क्या बचा है? x प्लस 8। अब ये 150 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 136, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और ये हो जाएगा 136 इज इक्वल्स टू 150। समझ में आई? ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। x की 2 वैल्यू आएगी, जिसमें कौन सी वैल्यू लेना है? पॉजिटिव। बस करो, आगे सॉल्व करो कि हो जाएगा। चलो चेक करूंगा मैं पूरे सॉल्यूशन, याद से थोड़ा याद दिलाएगा।